अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है ना, पहले वाइब्रेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। और क्यों हम इनको आपस में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर अभी हमने सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट करना है। इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक मौजूद है, तो इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि क्या इनका आपस में कोई रिलेशन भी बनता है। तो देखिए, वाइब्रेटरी मोशन के बारे में कहते हैं कि ये एक टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन है बॉडी का अबाउट अ फिक्स पॉइंट। अब मैं आपको इसका रिलेशन भी बना दूंगा और उससे आपको आइडिया हो जाएगा। टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अच्छा, जबकि सर्कुलर मोशन की अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो वो ये है कि मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ फिक्स पॉइंट ऑन अ सर्कुलर, ऑन अ सर्कुलर पाथ। अब अगर आप देखें तो इन दोनों डेफिनेशन के अंदर एक बात आपको कॉमन नजर आ रही है और वो है फिक्स पॉइंट। लेकिन ये दोनों फिक्स पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट जो है वो दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। जब हम बात कर रहे होते हैं वाइब्रेटरी मोशन में फिक्स पॉइंट की, तो वाइब्रेटरी मोशन में फिक्स पॉइंट को हम मीन पोजीशन भी कहते हैं, मीन पोजीशन। और इस फिक्स पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जबकि जब हम सर्कुलर मोशन में फिक्स पॉइंट की बात कर रहे होते हैं, तो यहां पे जो फिक्स पॉइंट होता है ये क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, अब चलो रेफरेंस पॉइंट हमें पता चल गया कि सर्कुलर मोशन का रेफरेंस पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। और वाइब्रेटरी मोशन का जो मीन फिक्स पॉइंट है वो क्या है, उसकी मीन पोजीशन है या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब यहां पर बात यह है कि वाइब्रेटरी मोशन के अंदर ये जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है बॉडी का, वो वेरिएबल होता है, चेंज हो रहा होता है हर पॉइंट पर। जबकि सर्कुलर मोशन में यही बात हम करें तो उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होता फिक्स पॉइंट से, तभी तो हम कहते हैं ना उसका वो रेडियस है। तो लेट से मेरे पास ये एक सिंपल पेंडुलम है और उस सिंपल पेंडुलम को मैं वाइब्रेट करवाने के लिए एक पॉइंट पे ले आता हूं। तो सोचिए ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। तो अगर मैं इसको एक पॉइंट पे ले आया तो इस पॉइंट तक लाने के लिए मैंने फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या किया, चेंज किया ना। और ये डिस्टेंस मुसलसल क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। फिर वापस आते हुए कम हो रहा है, फिर दूसरी तरफ जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर वापस आएगा, फिर कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाइब्रेटरी मोशन में जो डिस्टेंस होता है मोशन ऑफ द बॉडी का, वो फिक्स पॉइंट से चेंज हो रहा होता है। जबकि सर्कुलर मोशन में अगर हम यही डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से क्या रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये आपके पास जो है एक सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मुझे बताया कि बॉडी की तीन पोजीशंस में ले लेता हूँ, एक पोजीशन है ए, एक पोजीशन है बी और एक पोजीशन है सी। तो ए के साथ जो पोजीशन है वही तो पोजीशन बी के साथ है और वही तो पोजीशन सी के साथ है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर ये मोशन परफॉर्म कर रहा हो, इसका सेंटर या फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस चेंज नहीं होता। और इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ये है सर्कुलर मोशन। तो इसके अंदर ये पॉइंट है कि डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सेंटर रिमेन्स रिमेन्स सेम। जबकि वाइब्रेटरी मोशन में ये जो डिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। और इस डिस्टेंस के वेरी करने की वजह से ही तो हम कह रहे हैं कि वहां पर फिर क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। उसके अंदर फोर्स, आपके पास जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये इसके अंदर क्या है, रिलेशन है। अच्छा, अब
व्हाट इज कॉमन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन? तो अगर आप देखें इसमें एक बात जो कॉमन है ना वो ये है कि दोनों जो मोशन है ना वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? दोनों जो मोशन है वो क्या है? पीरियोडिक। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो अपना साइकिल कंप्लीट या वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है उस मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो हम यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख लें तो वो इस तरह से है कि अ मोशन which repeats which repeats itself over and over again, over and over again after a regular interval of time, interval of time। ठीक है, तो ये इसकी क्या है डेफिनेशन है। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? सबसे पहले अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हम अर्थ की एग्जांपल ले सकते हैं कि अर्थ जब क्या कर रही होती है? रिवॉल्व कर रही होती है अराउंड अराउंड द सन। तो हम उसको क्या लेते हैं? वो पीरियोडिक मोशन है। क्यों? क्योंकि हर 365 डेज के बाद इसने अपना मोशन क्या करना है? रिपीट करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। sir, जी sir, it can be forever and it can be for a small interval of time. हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब देखें, जब हम सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे होते हैं तो सिंपल पेंडुलम को तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए चलाते हैं ना, तो वो सारी जिंदगी तो नहीं चलता रहता। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये जो पेंडुलम है, क्योंकि और उसके अंदर हम एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर कर देते हैं, तो फिर उसका जब इंटरवल हम मेजर कर रहे होते हैं, चाहे वो 10 इंटरवल्स के लिए ही हम करें या 10 रोटेशन के लिए ही करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो पीरियोडिक मोशन है। तो जब तक आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं उस मोशन को तो पीरियोडिक कहेंगे ना। ये हमारा तो ही मसला थोड़ी है कि वो सारी जिंदगी चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है। Okay, sir. अच्छा, इसी तरीके से रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो 24 आवर्स में वो क्या करता है? अपने रोटेशन को रिपीट करता है ना। और इसी वजह से फिर अगला दिन और इसी तरह से अगला दिन। फिर जो अभी मैंने एग्जांपल दी, मोशन ऑफ पेंडुलम। तो पेंडुलम का जो मोशन है, और ये भी हम आइडियल लेके ही करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में अगर करें तो आप जानते हैं कि फिर वो रेगुलर इंटरवल नहीं रहता, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वगैरह आ जाती है, तो उसका टाइम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह से मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर भी अगर आप इसको ये कहें कि इसके अंदर कोई डैम्पिंग नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम कहेंगे कि उस सिस्टम का जो मोशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। और इनिशियली अभी हम इसको इसी स्टेज के ऊपर पढ़ेंगे। फिर आगे जाकर जब हमारे पास डैम्प ऑसिलेशन आएगी तो फिर हम क्या करेंगे? उसे चेंज करेंगे कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस हम बात करें या इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन बात करें, तो उस वक्त आपके पास जो है उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई भी बॉडी अपने मोशन को रिपीट करे उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने लिख दी। अच्छा, अब देखिए, ये जो पीरियोडिक मोशन है इसमें दो किस्म के हम ऑसिलेशन को पढ़ते हैं, एक हार्मोनिक ऑसिलेशन और एक नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब हार्मोनिक ऑसिलेशन सिंपल है, जो कि अभी हमने आगे जाकर पढ़ना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम हार्मोनिक ऑसिलेशन को ही पढ़ते हैं। तो ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, इसको हम पढ़ते हैं सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से। सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। ये जो सिंगल हार्मोनिक फंक्शन होते हैं ना, ये कौन कौन से हैं? आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो इस चैप्टर के अंदर आपने यूज किया होगा साइन एंगल और कॉस एंगल, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये जो सिंगल हार्मोनिक फंक्शन है ना, इसे कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। और हम अपने केस में इसी चीज को डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर
देन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू हार्मोनिक फंक्शन, टू हार्मोनिक फंक्शन, तो इसे हम कहते हैं नॉन हार्मोनिक ऑसिलेटर। और इस इक्वेशन को हम मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा। अब यहां पर देखें सिंगल और मल्टीपल वाइब्रेशन के अंदर देख लें, यहां पर सिंगल में हमने सिर्फ एक या तो साइन थीटा यूज किया था या फिर सिर्फ एक कॉस थीटा यूज किया था। लेकिन जब हम नॉन हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जाते हैं तो हम एक से ज्यादा साइन फंक्शन को क्या कर रहे होते हैं, इक्वेशन के अंदर यूज कर रहे होते हैं। और ये मैथमेटिक्स में ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन या उसके रैंडम मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम इक्वेशन को यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे करिकुलम के अंदर ये इक्वेशन और नॉन हार्मोनिक ऑसिलेटर है ही नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस करना है, हार्मोनिक ऑसिलेटर को। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है, तो इस चीज को अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि आपका है सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है। इट इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, लेकिन ये आम वाइब्रेटरी मोशन नहीं है। तो क्या बात है इसके अंदर कि ये आम मोशन नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें दो बातें हैं जो कि आपने समझनी है। एक ऐसा मोशन जिसके अंदर आपके पास जो बॉडी की वाइब्रेशन है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो, इसका मतलब वो पीरियोडिक होना चाहिए, यानी कि वो वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक होना चाहिए। और दूसरी बात, उसके अंदर सिंगल हार्मोनिक फंक्शन इस्तेमाल होता हो। सिंगल हार्मोनिक फंक्शन ऊपर मैंने आपको बताया, या तो साइन थीटा यूज होता हो या फिर कॉस थीटा उसके अंदर यूज होता हो। तो ऐसी आपके पास मोशन जिसके अंदर पीरियोडिक मोशन भी हो और वो सिंगल हार्मोनिक फंक्शन को ओबे करता हो, तो हम ऐसे मोशन को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस बात को एक और भी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, और वो क्या है, देखें उसके अंदर हम इस बात को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल है। इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम की हम डेरिवेशन अभी आगे जाके परफॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसके पॉइंट्स जो है वो लिखते हैं और फिर इसकी डेरिवेशन को प्रूव करेंगे। तो देखें सबसे पहले होता क्या है कि बॉडी जिस पॉइंट पर अभी रखी हुई है, ये इसकी क्या कहलाती है, रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। इसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी मीन पोजीशन भी है, मीन पोजीशन, और इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। ये इसकी मीन पोजीशन भी कहलाती है और ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहलाती है। और क्यों कहते हैं इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या है, जीरो। ना तो ये स्ट्रेच हो रही है, ना ही ये कंप्रेस हो रही है। ये इसकी मीन पोजीशन भी है और इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। अब होता क्या है कि आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहां से हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और ये फोर्स है अप्लाइड फोर्स। तो आपने इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स फोर्स अप्लाई की, और फोर्स अप्लाई करने से ये अब पहुंच गई कहां पर, एक एक्सट्रीम पोजीशन पर। और इस एक्सट्रीम पोजीशन को हम x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स नॉट भी एम्पलीट्यूड है और ए भी एम्पलीट्यूड, और इस पॉइंट को हम कहते हैं रेस्टिंग पॉइंट। इसे हम कहते हैं रेस्टिंग पॉइंट, या फिर इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जो कि अभी हमने एक्सप्लेन कर दिए। एक जहां से आपने इसको स्टार्ट किया वो मीन पोजीशन थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, और जहां पर आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गए फोर्स लगाकर, वो रेस्टिंग पॉइंट क्यों कहलाता है, उसकी वजह यह है क्योंकि यहां पर पहुंचने के बाद बॉडी की स्पीड क्या हो जाती है, जीरो। और बॉडी की स्पीड जीरो होने की वजह से इसे हम क्या कह देते हैं, ये पॉइंट क्या कहलाता है, रेस्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब होता यह है कि जब अप्लाइड फोर्स लगाकर आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आते हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद अप्लाइड फोर्स तो हो जाती है जीरो, क्योंकि आप फोर्स लगाना छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पर एक और फोर्स आ जाती है, जो फोर्स इसको क्या करती है, वापस लेके जाती है, और इस फोर्स को हम यहां पर कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। यहां पर आपके पास क्या आ जाती है, इसकी रीस्टोरिंग फोर्स।
और रीस्टोरिंग फोर्स इसको क्या करती है, वापस लेकर जाती है कहां पर, इसकी मीन पोजीशन पर। अच्छा, अब जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो मीन पोजीशन पे पहुंचने के बाद आप जानते हैं कि ये रुकेगा नहीं, ठीक है ना। तो क्यों नहीं रुकेगा ये? सर क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स भी तो होती है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा ना, तो ये मीन पोजीशन पे इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि इसके पास इनर्शिया होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ इनर्शिया है जो इसको अपनी मीन पोजीशन पे रुकने नहीं देगी, और बल्कि कहाँ ले जाएगी, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर। और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद दोबारा से इसके अंदर क्या आ जाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स। और ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वहां से क्या करेगा, सर दोबारा मूव कर आएगा। जी जी बोले। इसमें हम कह सकते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा है। हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, और इसके अंदर इनर्शिया क्यों है, क्योंकि इस बॉडी के पास मास है। तो जब आपने इसको मूव करवाया तो ये अपनी मीन पोजीशन पे इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि इसके पास मास है। मास है तो इनर्शिया है, इनर्शिया है तो ये अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की टेंडेंसी करेगा, रेजिस्ट करेगा और रुकेगा नहीं, और इसी वजह से मूव करके कहाँ चला जाएगा, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर। इसे भी हम इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, या फिर एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो अब यहां पर ये बात हो गई कि हमें ये बात पता चल गई कि जब हम फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर और उसको उसकी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं, तो जो फोर्स इसको मीन से एक्सट्रीम पे लेके जाती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, अप्लाइड फोर्स। फिर जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो अब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद इसकी जो अप्लाइड फोर्स होती है वो क्या हो जाती है, जीरो। और फिर अब यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सी आ जाती है, जैसे हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। और ये रीस्टोरिंग फोर्स क्यों आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग है, ठीक है। और इस स्प्रिंग के अंदर क्या होती है, रीस्टोरिंग फोर्स आ जाती है, और वो फोर्स अब क्या करती है, इसको मूव बैक करवाती है फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो मीन पोजीशन पे पहुंचने के बाद रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो गई, जीरो। और रीस्टोरिंग फोर्स जीरो होने के बाद फिर वो कौन सी फोर्स इसको आगे लेके जा रही है, तो उस फोर्स का मैंने कहा वो फोर्स ऑफ इनर्शिया। फिर ये फोर्स ऑफ इनर्शिया कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से किसमें, रीस्टोरिंग फोर्स में। फिर ये रीस्टोरिंग फोर्स वापस आएगी, फिर फोर्स ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, फिर ये दूसरी तरफ चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये इसी तरह से टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता रहेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और इस मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें एक सिंपल पेंडुलम की, तो वो सिंपल पेंडुलम भी बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करता है जैसे अभी हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम के बारे में कहा, कि मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया और उस स्ट्रिंग को मैंने एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम, एक स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को मैंने एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दी, ये इसकी रिजिड सपोर्ट है। अच्छा, और फिर इस रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्ट करने के बाद जो दूसरा एंड है उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बॉल के साथ। ठीक है। अब होता ये है कि जब हम इसकी मीन पोजीशन पे होते हैं तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जिसे हम इसकी मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। और देखें यहाँ पर इस वक्त इसके ऊपर जितनी फोर्सेस लग रही है, मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस पॉइंट पर इसकी जरा फोर्सेस को देखें। एक फोर्स इसके मास की वजह से, जिसे हम वेट फोर्स कहते हैं, mg। वो है mg। और एक फोर्स जो इसके स्ट्रिंग की वजह से है और उसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स। तो मुझे बताएं कि जब ये दोनों फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई हो रही है और इन दोनों फोर्सेस के बावजूद ये रेस्ट में है, तो हम कहेंगे कि नेट फोर्स यहाँ पर क्या है, जीरो। इसी वजह से तो हमने कहा था कि इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है ना। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रिंग को एक एंगल के साथ टिल्ट कर देते हैं और हमें इसको नई पोजीशन पे ले जाते हैं डिस्टर्ब करके। और अब ये आ गया है इस पॉइंट के ऊपर, इसका जो एंगल बन रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन में वो है थीटा। तो जब ये इस पॉइंट पर आ जाएगा तो इस पॉइंट पर आने के बाद अब यहाँ पर जो आपके पास वेट फोर्स है वो रिजॉल्व हो जाएगी इनटू इट्स कंपोनेंट। ठीक है। यहाँ पर आपके पास फोर्स है ना, तो इस फोर्स को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये फोर्स है mg। अब इस mg को अगर हम देखें तो ये mg दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगी। एक कंपोनेंट आपका कहलाएगा mg cos cos और थीटा, sin थीटा। जी, और दूसरा आपके पास कहलाएगा mg sin थीटा।
mg sin थीटा, ठीक है। अब अगर आप देखें कि जो mg cos थीटा है वो तो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है क्योंकि ये बैलेंसिंग फोर्स है। तो अगर देखा जाए तो टेंशन और जो mg cos थीटा है, वेट का cos थीटा का कंपोनेंट, ये तो हो रहा है बैलेंस। इसका मतलब जो भी इसके अंदर वर्क डन हो रहा है वो एक्चुअली mg cos थीटा की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पर जो फोर्स है जो इस बॉल को वापस लेकर जा रही है, जिसे हम क्या कहते थे, रीस्टोरिंग फोर्स, वो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर कौन सी है, उसे हम कहते हैं mg sin थीटा। और ये mg sin थीटा की वजह से ही क्या कर रहा है, मूव करके वापस जा रहा है अपनी मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, अगेन ये रिस्टोरिंग फोर्स आ गई, फिर ये वापस आएगा और वापस आएगा तो सेंटर पे रुकेगा नहीं। मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके पास इनर्शिया होगा। फिर उसके बाद ये मूव करके कहां चला जाएगा, दूसरे एक्सट्रीम पर। दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंचने के बाद दोबारा इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी, फिर ये वापस आएगा और ये इसी तरह टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता रहेगा। और इस मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। याद रखें, ये अभी हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम अभी हमने पढ़ना है, ठीक है ना। आगे जाके हमारा ये पूरा टॉपिक है, लेकिन अभी क्योंकि मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल बता रहा हूं तो इसलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सही है ना। Yes. अच्छा, अब एक और भी आपकी बुक में एग्जांपल है और वो है मोशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस चीज को भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहते हैं कि जब हम किसी भी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि वो एक सर्किल के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस सर्किल का जो प्रोजेक्शन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बिहेव करता है। कैसे, देखो ये हमारे पास है एक सर्किल, ठीक है, और इस सर्किल के अंदर मैं कहता हूं कि ये इसका जो है वो प्रोजेक्शन यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये आपके पास फ्लोर है। अब मैं कहता हूं कि एक बॉल है, जिस बॉल को मैंने सेंटर से कनेक्ट किया हुआ, और इस बॉल को मैं क्या कर रहा हूं, रोटेट करवा रहा हूं इन अ सर्कुलर पाथ। तो अगर ऊपर से हमने इसके ऊपर एक लाइट जो है इंसिडेंट की हुई है, तो वो लाइट क्या करेगी कि इस लाइट की वजह से इस बॉल का शेडो बनेगा कहां पर, ग्राउंड पर, ठीक है ना, इस तरह से इस बॉल का शेडो यहां पर बनेगा, ये ठीक हो गया। अच्छा, इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि सर्कुलर मोशन ये ए पॉइंट पर है। फिर जब ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा तो ये बॉल इस पॉइंट पर आ जाएगी, और जब ये इस पॉइंट पर आएगी, मैं कह देता हूँ ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पर इसका जब शेडो जमीन पे बन रहा होगा तो वो इस पॉइंट पे बन रहा होगा, ठीक है। फिर ये बॉल आ जाएगी इस पॉइंट पर, सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, तो जब इस पॉइंट पर आएगी इसे हम कह देते हैं सी पॉइंट। अच्छा, फिर सी पॉइंट पर जब आएगा तो इसका शेडो यहाँ बनेगा, और फिर सी पॉइंट से जब ये वापस डी पॉइंट पर आएगा तो डी पॉइंट पे पहुंचने के बाद दोबारा शेडो यहाँ पर आएगा, और उसके बाद दोबारा से ये जब ए पॉइंट पे जाएगा, तो अगर आप देखें कि जब ये ए से बी पर जा रहा है तो उस वक्त यहाँ पर जो इसका प्रोजेक्शन है वो इस तरह मूव कर रहा है। फिर जब बी से सी पर आ रहा है तो ये प्रोजेक्शन इस तरह मूव कर रहा है। फिर जब ये सी से डी पर जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन वापस जाएगा, और फिर जब ये डी से ए पर आएगा तो इसका प्रोजेक्शन वापस जाएगा। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर भी ये वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन एक्चुअली क्या बिहेव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक सर, मोशन। प्रोजेक्शन मतलब शेडो? जी, शेडो, ठीक है। तो ये ए बी सी डी के अक्रॉस जब सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन है, तो इस सर्कुलर मोशन का जो शेडो है, जो प्रोजेक्शन है, वो एक्चुअली क्या बिहेव करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम ये करेंगे इस टॉपिक में, हम ज्योमेट्री तो इस्तेमाल करेंगे सर्कुलर मोशन की, लेकिन हम प्रूफ किसको करेंगे कि उसका जो प्रोजेक्शन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ज्योमेट्री को यूज करते हुए। तो इस तरह से हमारा सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी मोशन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है, कि ये आपस में रिलेट किए जा सकते हैं। तो जो मैंने ऊपर आपको चैप्टर के शुरू में वाइब्रेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन पढ़ाया था वो इसीलिए पढ़ाया था कि हमने आगे जाकर इन दोनों को आपस में क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब जरा देखें कि जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है उसकी कुछ पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को हम यहाँ पर लिखते हैं कि जब आप बॉडी को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं और वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आ रहा होता है, तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। आप मीन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेस करवाएंगे उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन आएगी। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर लिखते हैं, एक्सेलरेशन of a vibrating
एक्सेलरेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, अब यहां पर देखिए एक्सेलरेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, proportional to its displacement from the mean position, displacement from the mean position। तो अब देखें इस इसमें ये आपको पॉइंट बताया जा रहा है कि जो भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा कि उसको मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया गया। तो यहां पर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं कि जो x है एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, और x क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है। तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। सोचो अगर मैं स्प्रिंग को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता तो जाहिर सी बात है वो आहिस्ता से पीछे आता, इसका मतलब एक्सेलरेशन कम था। लेकिन जब मैं स्प्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच करूंगा तो उसने वापस भी तो तेजी से आना है ना, और वापस तेजी से आने का मतलब यही है कि स्पीड का चेंज ज्यादा है, और स्पीड का चेंज ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहली तो यहां पर यह बात हो गई कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दूसरी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की वो हमेशा कहां पर होगी, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अब यहां पर पहले तो मैंने बात कर ली किसकी, मैग्नीट्यूड की। यहां पर हमने जो एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट से रिलेट किया उसमें मैंने आपको इसका मैग्नीट्यूड बताया कि मैग्नीट्यूड किस तरह से चेंज हो रहा है। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात बताते हैं, और वो डायरेक्शन के लिए मैं इक्वेशन यहां लिख देता हूं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन यहां पे शो कर रहा है किसको, डायरेक्शन को। ठीक है, ये डायरेक्शन बता रहा है किसकी, एक्सेलरेशन की, जो कि चाहे आप उसको राइट साइड पे लेकर जाएं या फिर लेफ्ट साइड पे लेकर जाएं, उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि अप्लाइड फोर्स उसको क्या कर रही है, सॉरी रीस्टोरिंग फोर्स उसको कहाँ लेके जा रही है, मीन पोजीशन पे लेके जा रही है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया इसके अंदर, जो कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड में और दूसरा उसकी डायरेक्शन में। तो ऐसे मोशन जिनका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, और जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, ऐसे मोशंस को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तीसरी बात, इस मोशन के अंदर जो आपकी एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है। एनर्जी कंजर्व्ड होने का मतलब यही है कि एनर्जी जो होगी वो हर पॉइंट पर सेम रहेगी। एनर्जी विल रिमेन, एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड, कंजर्व्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप जानते हैं कि जो एनर्जी होती है किसी भी पॉइंट पर वो एक्चुअली सम होती है दो एनर्जीज का, और वो एनर्जीज कौन सी है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। और इसको हमने आगे जाके ड्राइव भी करना है और प्रूव करना है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो हर पॉइंट के ऊपर कैसे सेम होती है, और वो बराबर होती है किसके, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। तो ये हमारे पास है कि अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, यहां पर भी एनर्जी जो होगी हमारी कंजर्व रहेगी। हर पॉइंट पर जो इसका सम होगा वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, और वो किसके बराबर होगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। तो इस चीज को हमने आगे जाके प्रूव करना है, ये पॉइंट हो गया इसमें। एक और पॉइंट इसमें यह है कि जब हम मीन पोजीशन पर होते हैं, एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है एट मीन पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट होती है जीरो।
और डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक एक्सेलरेशन के साथ है, मैंने ऊपर आपको बताया। तो सोचिए मीन पोजीशन पर है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी ना, डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो अगर x 0 है तो इसका मतलब a भी क्या है, 0। लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं है, वो वेलोसिटी क्या है, वो मैक्सिमम है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता तो वेलोसिटी के मैक्सिमम होने से एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम होना चाहिए था। अब देखो जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पर हम आए, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद अब ये बात फिर से इस तरह से लिखी जाएगी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, 0। लेकिन वेलोसिटी के 0 होने से एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम है। बात वही आ गई फिर से, वेलोसिटी के 0 होने से एक्सेलरेशन क्यों मैक्सिमम है, एक्चुअली वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन क्या होता है, आता है। तो अगर हम कहेंगे कि सिर्फ एक पॉइंट पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बॉडी अगर एक्सट्रीम हाइट पर पहुंच जाए तो वहां पर पहुंच के उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, तो आंसर ये है कि उसका एक्सेलरेशन 9.8 ही रहता है। और उस वक्त भी मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ एक पॉइंट की वेलोसिटी पे डिपेंड करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी का जब चेंज मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी का चेंज 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो ये आपके पास हो गया कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसा कि ऊपर मैंने एग्जांपल्स आपको लिखवाई हैं, तो 3 एग्जांपल्स है जिनको हमने प्रूफ करना है। एक आपके पास है सिंपल पेंडुलम, एक आपके पास है मास स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम, और तीसरी जो हमने इस चैप्टर के अंदर प्रूफ करनी है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी, प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी in a uniform circular motion, uniform circular motion executes simple harmonic motion, executes simple harmonic motion। तो इन 3 को हमने क्या करना है, 1 by 1 प्रूफ करना है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।